सोनू एक कबाड़ी था। वह घरों के कबाड़ इकट्ठा करके बेचा करता था। उसे मजबूरन यह काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पता नहीं मुझे कब अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। मुझे तो बस एक कबाड़ बीनने के लिए भेज देते हैं। एक दिन उसे रेडी पर आम बिकते हुए दिखते हैं, जिनको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह रेडी वाले के पास जाता है। भैया एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरे पास भी आम नहीं है, चल भाग यहाँ से। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहां से भगा देता है। सोनू ललचाई आंखों से आमों को देखता हुआ वहां से चला जाता है। चलते चलते वह एक पार्क में पहुंचता है। वहां पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख मेरे पापा इतना अच्छा आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा। बहुत महंगा है, मेरे पापा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बहुत शौक है ना, इसलिए। आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा रहे होते हैं, तभी वहां सोनू पहुंच जाता है और उन्हें आम खाते देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाते देखकर कैसे ललचा रहा है। क्या फटी हुई आंखों से देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? खाना है क्या आम? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी तरफ आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वह आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी तो खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहां से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की थैली लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु महाराज मिलते हैं, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वह उन्हें देखकर उनके पास दौड़ कर जाता है। महाराज क्या हुआ? अब बेहोश कैसे हो गए? मुझे इनको पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास की नदी से पानी लेकर आता है और साधु महाराज के मुंह पर छिड़कता है। साधु महाराज को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु महाराज, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास की नदी से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारी बात बता देता है और अपने आम खाने की इच्छा को व्यक्त करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको दिलासा देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं, इसमें आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम उल्टोगे उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल देता है। कमंडल पाकर सोनू बहुत खुश होता है और जी भर के आमरस पीता है। अपने साथ साथ वह और गरीब लड़कों को भी आमरस पिलाता है, जो आमरस पीने में असमर्थ थे। एक बार जब सोनू कमंडल में से आमरस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था? ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही, पर वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहां से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो और बाकी बच्चों में भी बांट रहा है।
इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आमरस का राज पता चल जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये राज है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की आंख बचते ही वह कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहां पर उन दोनों में होड़ लगती है कि कौन उस कमंडल में से आमरस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं क्यों कमंडल दूं? मेरे हाथ में है कमंडल, तो आमरस मैं ही निकाल देता हूं। नहीं नहीं, आमरस तो कमंडल से मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लेकर दिखा दे। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने मेहनत ज्यादा की थी कमंडल चुराने में, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वह पहाड़ी से टकराता है उतनी बार आमरस कमंडल से निकलता है, जिसकी वजह से वहां बाढ़ आ जाती है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। पर तू तो है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी बार भी ये पहाड़ी से टकराता है उतनी बार इससे आमरस इतना ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है। इसी तरह से ये निकलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी आमरस की। मुझे क्या पता था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि बाढ़ आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरी कॉलोनी आमरस के सैलाब में डूब जाती है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस की बाढ़ के बारे में अंदाजा होता है, वह उस कमंडल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह बाढ़ में बहता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो बाढ़ ही आ गई है। इस बाढ़ को कैसे न कैसे करके मुझे ठीक करना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस को अपने अंदर फिर से समेट लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में समा जाएगी। तुमसे अनुरोध है कि इस आमरस को अपने अंदर समेट लो। कमंडल अपने अंदर सारा आमरस ले लेता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरे आमरस की बाढ़ भी आ गई थी। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु महाराज, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूं। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लो, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूं, पर हां, जब भी तुम्हें आमरस पीने का मन हो तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें भरपूर मात्रा में आमरस पिला दूंगा। जी महाराज, जब मेरा आमरस पीने का मन होगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। परंतु इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन अधिकतर चीज होने की वजह से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु को प्रणाम करके सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ बेचने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का मन होता है तो वह साधु महाराज के पास चला जाता था। वह अपनी शक्तियों से उसको वही चीज दे दिया करते थे, परंतु वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का परिणाम भुगत लिया था। वही अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वह अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं। मीरपुर गांव, जहां मोहन
अपनी बेटी पिंकी के साथ रहता था। पिंकी के जन्म पर ही माँ का देहांत हो गया। मोहन अपना काम और पिंकी की देखभाल दोनों करता था। मोहन को परेशान होता देख गांव के लोग कहते हैं, मोहन, तुम दूसरी शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब लोग ठीक कह रहे हैं। मुझे शादी कर लेनी चाहिए, जिससे मेरी बच्ची का भी काम हो जाए और मेरा काम भी। हाँ पापा, दूसरी शादी कर लो। मोहन की शादी बगल के गांव की सुषमा के साथ हो जाती है। सुषमा, ये मेरी बच्ची है पिंकी, इसका तुम अच्छे से ख्याल रखना। मैं इसकी नौकरानी नहीं हूँ जो इसकी सेवा करती रहूं। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और पिंकी बड़ी हो गई। सुषमा गर्भ से होने के कारण काम नहीं कर पाती थी। वह पिंकी से घर का सारा काम करवाती थी, जिससे वह पिंकी को स्कूल जाने नहीं देती थी। सुषमा, ये तुम क्या करवा रही हो पिंकी से, और इसे पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं जाने दे रही हो? मेरी हालत नहीं दिख रही है, जैसे इस हालत में मैं काम करूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। कुछ महीने बीत जाते हैं और हॉस्पिटल में सुषमा को एक लड़का होता है, जिसका नाम मंटू रखा जाता है। फिर सुषमा का बच्चा पैदा होने के बाद भी वह घर का काम नहीं करती थी। ये देख, सुषमा, अब तो पिंकी को स्कूल जाने दो। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ ना। वो लड़की है, उसे घर के काम सिखा रही हूँ। और मंटू है ना लड़का, उसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। तुम अपने काम पर ध्यान दिया करो। पिंकी घर के काम के लिए कुएं पर पानी भरने जाती थी। उसी रास्ते में रमेश की समोसे की दुकान थी। पिंकी उसे भी कुएं से पानी भरकर उसकी दुकान पर देती थी, तो रमेश पिंकी को पानी के बदले में समोसा खाने को देता था। रमेश, तुम्हारा बहुत धन्यवाद जो मुझे समोसे खाने के लिए दिए। नहीं सुषमा, तुम धन्यवाद मत बोलो, तुम भी तो मेरा काम कर देती हो ना। एक दिन मंटू स्कूल से आ रहा था, तभी वह पिंकी को समोसा खाता देख लेता है और घर आकर सुषमा को बता देता है। पिंकी पानी लेकर आती है तो सुषमा कहती है, किसके साथ तू अपना मुंह काला कर रही थी? कौन तेरा यार हो गया है जिससे तू बातें करने लगी है? ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रही है। वो कभी कभी रमेश को दुकान पर पानी लाकर दे देती हूँ, इसीलिए वो बात कर रहा था। कुछ समय बाद की बात है। एक दिन पिंकी कुएं के पास आ रही थी, तभी उसका 2 पहियों से रोड में छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। ये देख रमेश उसे हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में इलाज करवाकर घर पहुंचाने आता है। उस दिन पिंकी को घर आने में रात हो जाती है। किसके साथ मुंह काला कर घर आ रही है? चुप करो सुषमा, समझ देख कर बोला करो। क्या हुआ है ये पूछ नहीं रही हो और बस उल्टा बोले जा रही हो। ठीक है, जाओ और देखो अपनी लाडली को क्या क्या कारनामे कर रही है। अगले दिन इसी हालात में उसकी माँ ने पिंकी से सारे काम करवाए। पिंकी को ऐसे में काम करते देख रमेश और पिंकी में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। एक दिन रमेश ने अपने दिल की बात पिंकी को बता दी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पिंकी यह सुनकर खुश हो गई और उसने हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद एक दिन रमेश का रोड पर ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय पिंकी कुएं से वापस आ रही थी, तभी रमेश का एक्सीडेंट देख अपना घड़ा छोड़ दौड़ी दौड़ी आती है और रमेश को पकड़कर रोने लगती है। रमेश, उठ जाओ रमेश, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? तुम ही तो हो जो मुझे समझते थे। गांव वाले रमेश की लाश को लेकर चले गए। फिर पिंकी मंदिर में जाकर बहुत रो रही थी। वहाँ पंडित जी आए। बोलो बेटी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बेटी, इन्हें मंदिर के पीछे लगा दो, फिर तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। जैसा वो साधु बाबा बोलते हैं वैसे ही वहाँ जाकर पिंकी घर आती है। सुषमा पिंकी को खाली हाथ आते देख बोलती है, गलती से घड़ा मेरे हाथ से गिरकर टूट गया, इसीलिए मैं पानी नहीं ला पाई। पिंकी अगले दिन मंदिर जाती है और वहाँ जाती है जहाँ उसने आम लगाए होते हैं।
और देखती है कि वहाँ 3 बड़े बड़े आम के घर होते हैं। तभी वहाँ भगवान प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, बेटी पिंकी, तुम बहुत नेक इंसान हो, इसलिए पहले घर से मांगोगी तो तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, और दूसरे घर में तुम्हें जो खाना हो वो मांगना, सब मिलेगा। और इस तीसरे घर में तुम्हें सोना, चांदी और पैसे मिलेंगे। यह बताकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पिंकी पहले घर में जाती है और अच्छे कपड़े पहन लेती है, और फिर वह दूसरे घर में जाती है और अच्छे अच्छे खाने पेट भर के खाती है, और सोचती है कि मुझे तीसरे घर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे पैसे और सोने का कोई काम नहीं है। फिर वह अपने घर जाती है। क्यों पिंकी, कहाँ थी अब तक? और ये नए कपड़े कहाँ से मिले तुझे? तेरे यार ने दिए क्या? क्या माँ, तुम हर समय बस उल्टा ही बोलोगी और सोचोगी। कभी कुछ तो अच्छा सोच लो मेरे बारे में। मुझे एक साधु बाबा ने 3 जादुई आम दिए थे, उसी से मिला मुझे ये सब। चल झूठी, बहुत झूठ बोलती है। किसी तेरे यार ने दिए होंगे तुझे, तो तू बहाने बना रही है। ठीक है माँ, तुम जैसा सोचो। कुछ महीने बीत गए। पिंकी ऐसे ही अच्छा खाना और कपड़े पहना करती थी और तीनों घर की मदद से गांव की और गरीबों की मदद करती थी, एवं गांव की बेटियों की शादी में गहने और पैसे देकर खूब नाम कमाने लगी। माँ, तुम जानती हो, ये पिंकी गांव में पैसे और गहने देती है बेटियों की शादी में। सुषमा को यह सब सुनकर उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर पिंकी का पीछा कर तीनों आम के घर पहुंच गई, और जादुई आम का घर पैसे देने वाला ये सब देखकर उसे लालच हो गया और वह सोने वाले घर में गई। जादुई आम के घर, मुझे ढेर सारा पैसा और गहने दो। यह सुनते ही सुषमा के गले में ढेर सारे सांप बिच्छू लटकने लगे और उसके आसपास कंकड़ पत्थर और सांप घूमने लगे। यह देख सुषमा बहुत घबरा गई। तभी वहाँ पर भगवान प्रकट हुए और कहा, हे पापी औरत, तुम एक मासूम बच्ची पर इतना अत्याचार करती हो और यहाँ पैसे और धन मांगती हो। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें ये सांप और बिच्छू काट कर मार देंगे। यह सुन सुषमा तुरंत वहाँ से बाहर निकल आई और पिंकी से माफी मांगने लगी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, मुझे क्षमा कर दो बेटी। ठीक है माँ, तुम मुझसे माफी ना मांगो, बस मुझे माँ का प्यार दो। माँ, मुझे यही चाहिए। यह सुनकर सुषमा खुश हो गई और पिंकी को अपनी बेटी की तरह मानने लगी और लालच करना उसने छोड़ दिया।